नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिससे आर या पार की लड़ाई तय की जाएगी। और दोस्तों, यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है और कर्नाटक चुनाव को लेकर हलचल भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि बीजेपी ने 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुन रही है। यानी राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट दिखाई देने लगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने आरक्षण की अधिकतम 50% लिमिट को भी खत्म करने की मांग कर डाली है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम यह होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। तो मोदी जी, कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। आपने ओबीसी की बात की, देश को दिखा दीजिए देश में कितने ओबीसी हैं, और फिर देश को समझाइए कि आपकी सरकार में सिर्फ 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी में से क्यों आते हैं। दूसरी बात, जो एससी और एसटी का कोटा है, उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। और तीसरी बात, जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है, उसको हटा दीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी के बयान के दूसरे दिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना की डिमांड कर दी। और बस यहीं से शुरू हुआ भाजपा पर कांग्रेस का सीधा वार। अब बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे कांग्रेस का सियासी मकसद इसको समझ रही है। दोस्तों, एक तरफ जहां विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी मोदी सरकार के मौजूदा हाल बेहाल बने हुए हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर तुलकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ गई है। दरअसल मामला क्या है, उसे समझिए। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हुई सजा के बाद बीजेपी इसे ओबीसी समुदाय का अपमान बताकर कांग्रेस को घेर रही थी। ऐसे में राहुल गांधी ने रविवार को कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम, अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो उन्हें ताकत कैसे दे सकते हैं। 2011 में हमारी सरकार थी, हमने जातीय जनगणना करवाई थी, पूरा का पूरा डेटा सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन मोदी सरकार ने डेटा छुपाया हुआ है, उसे पब्लिश नहीं किया जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को मालूम है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। ऐसे में पीएम मोदी पर अगर जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं बताते हैं तो ये ओबीसी का अपमान होगा। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी से आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की मांग भी इस दौरान कर डाली है। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि केंद्र सरकार में सचिव जैसे पद पर केवल 7% अन्य पिछड़ी जातियां, दलितों और आदिवासी का कब्जा है। दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के जरिए बड़ा सियासी दांव चल दिया है।
कांग्रेस इस बहाने एक तरफ बीजेपी को घेरने और दूसरी तरफ बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कवायद में जुट गई है। इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस सियासी छत्रपों को एकजुट करने की भी कवायद कर रही है। हालांकि राहुल गांधी की इस मांग के पीछे के एजेंडे को 6 पॉइंट्स के जरिए से समझा जा सकता है। दरअसल मंडल की सियासत के निकले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीवन राम मांझी सहित तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से इसके विरोध में रही है। मोदी सरकार ने संसद में भी जातीय जनगणना कराने से मना कर दिया था। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जाति आधारित विभिन्न तरह के ब्यौरा जुटाने के लिए जनसंख्या जनगणना उपयुक्त साधन नहीं है। बीजेपी तकनीकी कारणों का हवाला देकर भले ही जातीय जनगणना से मना करती रही है, लेकिन कांग्रेस अब इसे सियासी हथियार के तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। जातिगत जनगणना की डिमांड के जरिए राहुल गांधी आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, सपा, आरएलडी, जेएमएम जैसे राजनीतिक दलों को एकजुट करने की कोशिश में है, क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करा रही है, तो यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े समुदाय की आबादी 52% है, लेकिन फिलहाल उन्हें 27% ही आरक्षण मिलता है और कुछ राज्यों में तो 27% से कम मिल रहा है। ओबीसी का दावा है कि जिनकी आबादी बड़ी है उन्हें आबादी के लिहाज से आरक्षण नहीं मिल रहा। ऐसे में जाहिर है देश में सर्वाधिक संख्या ओबीसी समुदाय की है। बीजेपी की सत्ता में वापसी ओबीसी वोटर्स की अहम भूमिका रही है, जो पार्टी का कोर वोट बैंक बन चुका है। ऐसे में विपक्ष एक मुद्दे को उठाकर बीजेपी और मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करने की काम कर रहा है। पीएम मोदी खुद ओबीसी समाज से हैं और बीते कुछ चुनावों में ओबीसी वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ दिखा है। ऐसे में कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग के जरिए ओबीसी वोट में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार दे रही है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर को बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोगों के सामने रख सकती है। ऐसे में मंडल बनाम कमंडल का पॉलिटिक्स एजेंडा सेट किया जा रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को लगता है कि जाति आधारित जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्ष में दल जातिगत पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट कर रही है, जिसके लिए चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर रामचरितमानस की कुछ चौपाई का। विपक्ष एक बात बखूबी जानता है कि बीजेपी को सिर्फ जातीय के पिच पर ही घेरा जा सकता है और सियासी मात दी जा सकती है। ऐसे में जातीय जनगणना के मुद्दों को धार देना शुरू किया जा चुका है। कर्नाटक में चुनावी तपिश गर्म है, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने दलित, आदिवासी, लिंगायत और वोकालिंगा समाज के आरक्षण को बढ़ाने का दांव चला है। ऐसे में राहुल गांधी ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करके बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे की हवा निकालने की कवायद की है। राहुल ने 50% आरक्षण लिमिट को भी खत्म करने की मांग को उठाने के साथ साथ जाति जनगणना के मुद्दे को हवा दे दी है। दलित पिछड़े काफी समय से 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक की चुनावी प्रयोगशाला में कांग्रेस जातिगत जनगणना का लिटमस टेस्ट करना चाहती है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो पार्टी फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को धार दे सकती है। इस तरह से कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे की सियासी ताकत को आजमाने की रणनीति में है। किसी समय ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद जब लालू प्रसाद यादव बिहार और यूपी में मुलायम सिंह यादव बड़े ओबीसी नेता के रूप में उभरे, तो उससे सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ। दोनों राज्यों में लोकसभा की 120 सीटें हैं। मंडल आंदोलन के बाद से इन 120 सीटों में ज्यादातर लालू और मुलायम की पार्टियां या फिर अन्य विपक्षी दलों ने कांग्रेस से हथिया ली। अब कांग्रेस उसी सदियों रणनीति के तहत उनमें से कुछ सीटें वापस पाना चाहती है। दोस्तों, 2019 के चुनाव में देखा गया कि एनडीए ने 120 सीटों में जबरदस्त सेंध लगाई थी। इस तरह से 120 सीटों में से एनडीए 103 सीटें जीती और अकेले बीजेपी की 84 सीटें आई थी। यूपी और बिहार की 120 सीटें, और अगर बीजेपी हार जाती है तो केंद्र की सत्ता में उसकी वापसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दूसरे भी राज्यों की कुछ सीटों को प्रभावित ये हार कर सकती है। तो अब देखना यह होगा कि 2024 की बिसात कर्नाटक तय करता है या फिर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।